नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने ऑप्शन पढ़े, ठीक है, आगे से नहीं पढ़ूंगा। यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक के भी अपना आंसर सही कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर यूपीएससी से संबंधित कोई भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपसे पूछ ले कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होती है। इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? 1 अध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। इस चीज को याद रखना। सदस्य कितने होते हैं? 10 सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का? तो 6 वर्ष होगा। और अगर 65 वर्ष की उम्र जल्दी हो जाए तो 65 वर्ष की उम्र में पहले हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है 63 साल की उम्र का है, ठीक है, 63 साल की उम्र का है और वो यूपीएससी का अध्यक्ष बनता है, तो वो 63, 64, 65 मतलब 2-3 साल में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 59 साल का है तो 59 साल से लेकर 6 साल तक करेगा, ठीक है, और 59, 6, 65 तक जाएगा। जो पहले हो, 6 वर्ष पहले हो या 65 की उम्र पहले हो, उतना कार्यकाल रहेगा। नियुक्ति कौन करते हैं? मैंने अभी बताया था, भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बोरकर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी मतलब क्या है दोस्तों? एक नाचने वाली स्त्री है, उसकी कांसे की मूर्ति मिली है, वो किस स्थल से मिली है? ठीक है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से या कालाबंगन से। तो सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है ना, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता में नर्तकी या नाचने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सिंधु सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन के बराबर है भाई साहब, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखीगढ़ी है, ठीक है, याद रखना, राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजे गए हैं। इस चीज को याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो याद रखना, सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और किसने दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिग्गट ने, ठीक है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं, 1828 में करते हैं, ठीक है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब देखिए, याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग, आदि ब्रह्म समाज पूछे तो 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय या नवीन ब्रह्म समाज पूछे तो 1866 में केशव चंद्र सेन। एक बार ये हुआ एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या किए, कुछ लोगों ने राजा राम मोहन राय ठोक दिए और कुछ लोगों ने देवेंद्र नाथ टैगोर ठोक दिए, ठीक है, लेकिन वो गलत था। याद रखना, नवीन ब्रह्म समाज पूछे या भारतीय नवीन ब्रह्म समाज पूछे तो 1866 में केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 1966 में जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, कार्यकारी बनते हैं ये, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। भारत में हरित क्रांति के समय 1966-67 में हरित क्रांति आती है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, या भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है। आपने उनका एक प्रसिद्ध नारा भी सुना होगा, जय जवान जय किसान। ठीक है, कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था? 1999 में हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, कारगिल युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी, और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगाई हिरण किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाला स्थानिक प्रजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, आप भी इसका आंसर लगा सकते हैं कि संगाई हिरण किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाली स्थानिक प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में दोस्तों ये संगाई हिरण पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, आगे देखते हैं। देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। और किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पे स्थित है। आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में ये संगाई हिरण पाया जाता है। ये आप जैसे चित्र में दिख रहा है, ये संगाई हिरण, ये एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? ठीक है, सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। सिटी ऑफ चिलीज आप सुनोगे तो, पहली बार सुनोगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चिली मतलब क्या होता है? मिर्ची होती है। अगर सिटी ऑफ चिलीज को वो कहते थे कि मिर्ची का शहर किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो भारत के किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहते हैं? तो गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसे सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है, मिर्ची का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिटी ऑफ चिलीज मैंने बता दिया, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। सिटी ऑफ जॉय मतलब खुशियों का शहर, कोलकाता। महलों का शहर, कोलकाता। अंतरिक्ष शहर, बेंगलोर। नवाबों का शहर, लखनऊ। और पर्वतों की रानी, मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो आपने देख लिए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे, एम.जी. रानाडे थे। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। आपको पता होगा भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, लेकिन पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कौन करता है, मतलब ट्रांसफर कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों याद रखना कि राज्यपाल का भी ट्रांसफर हो सकता है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो, चल से देखो, चलो लोकू, चलो लोकू में क्या शब्द छुपा हुआ है? चल। क्या छुपा हुआ है? चल। तो कौन से राज्य में चल दिख रहा है आपको? बताइए। चलो लोकू उत्सव जो है ये मनाया जाता है अरुणाचल में। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में अरुणाचल लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना चलो लोकू जो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। ठीक है, याद रख लेना अरुणाचल। ठीक, मिसप्रिंट हो जाती है भाई, क्योंकि मैं ही बनाता हूँ पीडीएफ, तो कभी कभी गलती हो जाती है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो नवरोज त्योहार याद रखना ये पारसी धर्म से संबंधित है, और पारसी धर्म का क्या है? नववर्ष है, क्या? नवरोज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 279, ठीक है, 279 एक किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? कई लोग इसको 289 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 279A 279 कहते हैं। ठीक है, 279 एक किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है?
ठीक है। याद रखना वस्तु एवं सेवा कर परिषद मतलब जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, जीएसटी से संबंधित है अनुच्छेद 279A। ठीक है, और जीएसटी की स्थापना कब होती है या जीएसटी की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2017 से होती है। याद रखना 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है? कह रहा है एक समान सिविल संहिता। ठीक है, मतलब सबके लिए बराबर कानून। ठीक, तो याद रखना एक समान, समान समान कह रहा मतलब एक समान। देखिए अंक दिख रहा है, इसमें समान कौन से दिख रहा है? 44 में दिख रहा ना, 4 और 4, तो अनुच्छेद 44 ही एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो भारत के केरल राज्य में उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि केरल जो है आपको पता होगा भारत के सबसे लास्ट में स्थित है। ठीक है, और ये समुद्र से घिरा हुआ है। साथ ही आपको पता होगा कि समुद्र के किनारे क्या होता है, एक तो नमी रहती है और गर्मी भी ज़्यादा रहती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय रहते हैं और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में तो कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी दोस्तों केरल राज्य में बहती है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि किस नदी के नाम पर एक अभ्यारण्य है। ठीक है, तो याद रखना पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो जो मकर संक्रांति होती है ना, उसे असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने वाली सरदार स्वर्णसिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो जो सरदार स्वर्णसिंह समिति थी ना, इसका गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? याद रखना इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्य को शामिल किया था। अच्छा, मूल कर्तव्य की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है बताइए, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूं और मैंने कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? 2021 में। दोस्तों याद रखना जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत 1991-92 से हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया 2021 में। मेजर ध्यानचंद को आपको पता ही होगा, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो गोल किसकी किताब का नाम है? तो उन्हीं की किताब का नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? देखो आपको ये भी पता होगा कि आपको ये पता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये सवाल बहुत आसान था, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि ये बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 89 में की गई है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको पता था, लेकिन अनुच्छेद 89 के प्रावधान के अनुसार ये बात है। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना है। भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट हो जाता है भाई साहब कौन सा? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से, और आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है वो है डूरंड कप। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करके आप बताना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? फूलन देवी। फूलन देवी को दोस्तों बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। अब जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो वो 4 क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही देंगे। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? जो स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे उनके जीके जो है बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। ठीक है, और आने वाले 10 दिन भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं रेगुलर, तो ये मान के चलिए आप जीके के सम्राट बन जाएंगे। ठीक, फिर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम को उठाना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा के देख लेना, आप 20 में से 15 प्लस स्कोर करना चालू कर दोगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।